हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य स्थापत्य कला, और मौर्य स्थापत्य कला के दो आयाम, एक राजप्रसाद और दूसरा स्तंभ पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे मौर्य स्थापत्य कला के एक नए आयाम पे, जिसको बोलते हैं स्तूप। तो इसको पढ़ने से पहले समझना होगा कि इसके ये जो स्तूप आयाम है बौद्ध मौर्य स्थापत्य कला का, इसकी जो भूमिका है या इसका जो पैटर्न है वो किस तरीके से परीक्षा में लिखना है। तो भूमिका पार्ट में इसका एक छोटा सा इंट्रो ज़रूर देना पड़ता है हमें, किसी के बारे में भी पढ़ना हो तो भूमिका पार्ट में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे और कैसे याद रखेंगे कि स्तूप कि हमें बीपीएससी मेंस में लिखना कैसे है। तो सबसे पहले अगर स्तूप वर्ड आया है तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि इसका अर्थ क्या होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ। चौथी चीज़ कि इस कला शैली का, जो स्तूप कला शैली है, इसकी सजीवता या व्यापक रूप कहाँ पे दिखाई दिया, किस काल में आके दिखाई दिया। उसके बाद में वो जो सजीवता या व्यापक रूप दिखाई पड़ा, उसके प्रमाण कहाँ कहाँ पे मिले। उसके बाद समझेंगे इसकी संरचना की, संरचना के बाद इसके प्रकार कि स्तूप कितने प्रकार का होता है। तो ये आयाम है, इन आयामों पे हमें चर्चा करनी होगी मेंस में लिखने के लिए। अब भूमिका में किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसके अर्थ को इंक्लूड कर सकते हैं, किस धर्म से जुड़ा है इसको, इस शब्द का उल्लेख कहाँ मिला इसको, इसकी सजीवता या व्यापक रूप कहाँ पर दिखाई पड़ा इसको, या इसके प्रमाण कहाँ कहाँ पे मिले। ये जो 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 और 5, ये सारी की सारी हम कहाँ इंक्लूड करेंगे इसकी भूमिका बनाने में, ठीक है। उसके बाद हम संरचना इसकी अलग से पढ़ेंगे कि किस टाइप से ये बना होता था। उसके बाद में इसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों की क्या खास विशेषताएं हैं, ठीक। तो स्टार्ट करें इसको, चलो शुरू करते हैं। किस तरीके से आप मेंस लिखेंगे स्तूप कला शैली का, तो इसको मैं यहीं पे यहाँ तक साफ कर रहा हूँ। देखो, स्तूप कला शैली में सबसे पहले भूमिका पार्ट में हमें क्या लिखना होगा, स्तूप का अर्थ। तो क्या लिखोगे कि स्तूप का अर्थ, स्तूप का अर्थ ढेर या थूहा होता है। स्तूप का अर्थ ढेर या थूहा होता है, जो कि अब इस आयाम को देखना, जो कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होते हैं। 2 चीज़ें हो गई, एक अर्थ हो गया, एक धर्म से, किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होते हैं। स्तूप शब्द का उल्लेख, स्तूप शब्द का उल्लेख इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं। ऋग्वेद में, रामायण में और बौद्ध धर्म में, इन 3 जगह पे स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में, रामायण में और बौद्ध धर्म में। तो किस प्रकार से मिलता है। ऋग्वेद में अग्नि की जलती हुई ज्वाला को कहा गया। ऋग्वेद में क्या कहा गया कि ऋग्वेद में स्तूप क्या थे, अग्नि की जलती हुई ज्वाला। मान लीजिए ये कोई अग्नि इस तरीके से जल रही है, तो ये इसकी जो ज्वाला है, ये इसको बोला गया ऋग्वेद में स्तूप। रामायण में किसको बोला गया स्तूप, तो रामायण में जो महापुरुष हैं, महापुरुषों की
समाधि, महापुरुषों की समाधियों को स्तूप बोला गया। बौद्ध धर्म में किसको स्तूप बोला गया? तो बुद्ध धर्म से जुड़े या बौद्ध धर्म से जुड़े व्यक्तियों की समाधियों, व्यक्तियों की समाधियों। पहले तो बौद्ध धर्म से जो व्यक्ति जुड़े होते थे, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते थे, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, उनके शिष्य हुए आनंद उपाली इत्यादि, उनकी समाधियों को और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को रखकर, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को एक स्थान पर रख दिया जाता था और स्तूप का निर्माण कर दिया जाता था। तीसरी चीज, बौद्ध धर्म से ही कि बुद्ध धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों की समाधियां बना दी जाती थी उनके अंगों के, जैसे उनके केस हुए, उनके दांत हुए, दांत रख दिया गया और स्तूप बना दिया गया, केस रख दिए गए, स्तूप बना दिया गया, हड्डियां रख दी गई और स्तूप बना दिया गया। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे चरण पादुकाएं हुई, उनके कपड़े हुए, उनको रख के स्तूप बना दिया गया। तीसरी चीज क्या थी कि उन्होंने जहां जहां पे, जिस जिस जगह पे उन्होंने भ्रमण किया या वो स्थान जहां जहां पे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों ने उपदेश दिए, वहां पे भी स्तूप बना दिए गए। और कुछ प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दान एकत्र करके स्तूप बना दिए गए। तो ये चीज समझ गए ना आप कि यहां तक शब्द का उल्लेख कहां कहां पे मिला। तो सबसे पहले हमने अर्थ बता दिया कि स्तूप का अर्थ ढेर या थुआ होता है, ढेर या थुआ होता है, जो कि बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होते हैं। दो चीजें हो गई। तीसरी, स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में अग्नि की जलती हुई ज्वाला को कहा गया, रामायण में महापुरुषों की समाधियों को कहा गया, और बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म से जुड़े या बौद्धिज्म से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं उनके अंगों को रख के स्तूप बनाए गए, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री को रख के स्तूप बनाए गए। उन्होंने जिस जिस स्थान पर भ्रमण किया या वो स्थान जो बौद्ध धर्म से जुड़े हैं वहाँ पे स्तूप बनाया गया, और कुछ ऐसे स्थान जहाँ प्रचार और प्रसार किया गया वहाँ पे स्तूप बनाए गए। तो ये प्रमाण है कि कहाँ कहाँ पे हमें इस शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए। उसके आगे आपको क्या लिखना है, देखो आपने तीन चीज़ों पे चर्चा कर दी। शब्द का अर्थ बता दिया, धर्म से किस धर्म से जुड़ा हुआ है वो बता दिया, शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ पे मिलता है, अब सजीवता या व्यापक रूप कहाँ कहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे कि वास्तव में स्तूप निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ हो जाता है। अब कैसे, इस लाइन को भी समझ लो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जब खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की, तो वहां पे कुछ स्थानों पर लोगों का जो शव था वो सौदान ग्रह के रूप में मिला। तो वो सौदान ग्रह एक तरीके की स्तूप बनाने की परिकल्पना है। तो वास्तव में स्तूप निर्माण सिंधु घाटी की सभ्यता से ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु इसका नवीनतम स्थायित्व या स्थिर, नवीनतम या स्थिर या व्यापक या विश्व प्रसिद्ध स्वरूप, नवीनतम
स्थिर भी है, मतलब आज भी जो स्तूप बनाए गए वो आज भी बने हुए हैं। व्यापक मतलब बहुत बड़े पैमाने पे। और विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध का मतलब कि भारत में पाए जाने वाले वो स्तूप जो विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध स्वरूप हमें मौर्य काल में दिखाई देता है, हमें मौर्य काल में दिखाई देता है। अब मौर्य काल में दिखाई दे रहा है तो कोई ना कोई मौर्यकालीन शासक होगा जिस शासक ने इनको बनवाया होगा। तो अगली लाइन वहां से जोड़ सकते हैं आप कि हुएनसांग जो चीनी यात्री था, हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत से पता चलता है, हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो ये हमें कहाँ से पता चला कि मौर्य काल में इसका स्थिर, नवीनतम और व्यापक और विश्व प्रसिद्ध रूप कहाँ से आया? तो हुएनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उससे पता चलता है कि सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये हमने क्या बता दिया, कौन सा आयाम पे चर्चा कर दी, सजीवता, व्यापक रूप कहाँ पे दिखाई पड़ता है। अब अगली लाइन, इसके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं? स्तूपों का निर्माण कराया। वास्तव में इतने स्तूप हमें मिले नहीं हैं, तो हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि वास्तव में यह अभी तक इतिहास में चर्चा का विषय बना हुआ है। हो सकता है कि अशोक ने जो स्तूप बनवाए, चूंकि पाषाण से निर्मित स्तंभ भी बनवाए, तो पाषाण और ईंटों से स्तूप भी बनवाए। ऐसा भी हो सकता है कि अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए हों, वो मिट्टी के बनवाए हों और मिट्टी के बनवाने के कारण आज उनका अस्तित्व समाप्त हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हुएनसांग चूंकि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी माना जाता है, तो उसने जो लिखा है कि 84,000 स्तूप बनवाए, अगर एक भी प्रमाण ना मिला होता तो हम कह सकते थे कि हाँ, अशोक ने स्तूप नहीं बनवाए। लेकिन प्रमाण इसके मिले हैं, जो ईंट और पत्थर से निर्मित हैं उनके प्रमाण मिले हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो और अदर स्तूप बनवाए थे उसने, वो हो सकता है कि मिट्टी के बनवाए हों। ठीक है, उसके बाद चर्चा का विषय बना हुआ है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आगे एक लाइन और लिख देना है, जिसके प्रमाण निम्न स्थानों से मिलते हैं, जिसके प्रमाण निम्न स्थानों से मिलते हैं। तो ये थी आपकी, यहाँ तक तो आपने भूमिका बता दी। अब प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले, कौन कौन से ऐसे स्तूप हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, या कौन कौन से ऐसे स्तूप हैं जो विश्व धरोहर में शामिल है, 2, 4, 6 स्तूपों की चर्चा कर दीजिए और प्रमाण आपका हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले देखिए। अब प्रमाण जो मिले हैं, ऐसा नहीं है कि एक लाइन में आपने उसको लिख दिया कि हाँ यहाँ से मिला, उसको भी लिखने का एक ढंग होता है, उसको भी लिखने का एक सलीका। अब किस तरीके से लिखोगे कि जो पहला मैंने बोला, किसी का भी मेंस लिखने जा रहे हो, किसी को भी पहले नंबर पे नहीं रखोगे आप लिख सकते हैं, पॉइंट बना के लिख सकते हैं, स्टार बना के लिख सकते हैं। तो अगर आप याद रखना चाहते हैं तो पहले का मतलब प्री, और प्री का मतलब प्री परवा स्तूप। कहाँ से मिला? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। और इसकी विशेषता क्या है, ये एक लाइन और लिख देंगे आप तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। इसकी विशेषता है कि ये सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है, सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। ठीक, सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। दूसरा आप लिख देंगे भरहुत स्तूप,
अब भरहुत स्तूप कहाँ पे है? तो भरहुत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में है। और इसकी विशेषता क्या है? जो भरहुत स्तूप है इसकी विशेषता क्या है कि महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं उनका उल्लेख मिलता है यहाँ पे। तो पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख, पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख, और किसके? तो महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। तो दो स्तूप समझ गए। और अगर साइड में थोड़ी सी जगह हो तो आप इंडिया का मैप भी बना करके दर्शा सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, या कहाँ कहाँ पे क्या कौन से स्तूप। पहला सिद्धार्थ नगर लगभग इस जगह नेपाल की तराई में, तो इसको पिपरवा स्तूप बोल दिया, पिपरवा स्तूप। दूसरा मध्य प्रदेश में तो इसको भरहुत स्तूप बोल दिया। ठीक है। अब जो तीसरा स्तूप है वो तीसरा स्तूप है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। और ये भी आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसकी विशेषता क्या है? सांची के स्तूप की जो विशेषता है, ये जितने भी स्तूप हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्तूप। और विश्व धरोहर में शामिल, विश्व धरोहर में शामिल स्तूप। 1989 को शामिल किया गया इसे विश्व धरोहर स्थल में। तो ये तीन स्तूप, सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में लिखना है तो इस तरीके से बना करके आप, सांची विदिशा जिले में पड़ता है, सांची का स्तूप। ठीक। एक दो और लिख देना है। अब वो एक दो और कौन कौन से हो सकते हैं देखो। अगला जो हमें बताना है वो बता देना है केसरिया स्तूप। इसकी क्या विशेषता है? तो ये जो स्तूप है वो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप। जो केसरिया स्तूप है वो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। उसके बाद में अगला कौन सा स्तूप बता देना है? तो तक्षशिला स्तूप। अब इसकी क्या विशेषता है? तो ये गांधार शैली में निर्मित, गांधार शैली में निर्मित स्तूप है, गांधार शैली में निर्मित स्तूप है। और ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल। तो इतने स्तूपों की आप चर्चा कर दीजिए, ठीक है। और हो सके तो यहाँ पे दर्शा भी दीजिए इंडियन मैप में। तक्षशिला स्तूप है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है, पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर, वहाँ पे स्थित है तक्षशिला स्तूप। और आपका होमवर्क है केसरिया स्तूप कहाँ पे है वो आप दर्शाएंगे मैप में, ठीक, कहाँ पे स्थित है केसरिया स्तूप। तो ये हो गए कि इसके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद क्या किस पे चर्चा करनी है? इसकी संरचना कैसी होती थी, जो स्तूप बनते थे उनकी संरचना कैसी होती थी। तो देखो संरचना किस तरीके से स्तूप बनते थे।
ठीक है। ये स्तूप की संरचना। अब इसके पार्टों के बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये ठोस हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये ठोस हिस्सा है और इसको बोलते थे गुंबद या इसको अंड बोला जाता है। गुंबद या अंड। गुंबद के ऊपर सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान जिसको बोलते थे हर्मिका, और इसी हर्मिका में जो बुद्ध के अवशेष हैं या बुद्ध ने जिन वस्तुओं का उपयोग किया या बुद्ध के जो वो अनुयायी जो बहुत फेमस रहे उनके अवशेष या उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री इसी हर्मिका में रखी जाती थी। ठीक है। और ये जो लंबवत डंडी है ये इसको यष्टि बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं? यष्टि। ये जो ऊपर है इसको छत्र बोलते हैं या छत्रक। उसके बाद में ये जो पथ है इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ या इसको परिक्रमा पथ भी बोला जाता है। परिक्रमा पथ। ये जो है ये है वेदिका। ये जो है ये है वेदिका। इसको मेधी बोलते हैं। ये जो है ये द्वार हैं। 4 द्वार होते थे, 2 इधर और 2 इसके पीछे। ठीक है। ये जो है ये द्वार है और ये जो है ये तोरण है। तो इनको मिला के बोला जाता था तोरण द्वार। तो इसकी संरचना बना देंगे। ठीक है। अब अगर इसकी संरचना बना दी तो संरचना हो गई। अब क्या बचा? स्तूप के प्रकार, कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं या होते थे या वर्तमान में जो हैं उन पे चर्चा करनी है। ठीक है। तो ये इसकी संरचना हो गई। अब इसके स्तूप के प्रकार। अब प्रकार में यहाँ जैसे ही संरचना बनाएंगे तो वहाँ उसके बाद लाइन लिख देंगे कि स्तूप को या स्तूप के निम्न प्रकार होते हैं। इसको फ्लोचार्ट से भी आप बना सकते हैं, फ्लोचार्ट बना के भी दर्शा सकते हैं इस तरीके से। तो जो पहला था वो था शारीरिक स्तूप, और जो दूसरा था वो पारिभौगिक स्तूप। पारिभौगिक स्तूप। जो तीसरा था वो उद्देशिका स्तूप। और जो चौथा मिला है वो संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप। अब चारों को आपने फ्लोचार्ट में दिखा दिया कि हाँ इस तरीके से स्तूप के प्रकार हमें मिलते हैं। तो शारीरिक स्तूप में क्या था कि शारीरिक स्तूप की जो हर्मिका होती थी, मैंने बताया सबसे पवित्र स्थान हर्मिका, जहाँ पे बुद्ध धर्म से जुड़े लोगों के अवशेष रखे जाते थे। तो जो शारीरिक अवशेष हैं, शारीरिक अवशेष रखे गए, जिस स्तूप में बुद्ध धर्म के जुड़े महान व्यक्ति के लोगों के शारीरिक अवशेष रखे गए हैं, जिस स्तूप की हर्मिका में, उसको बोला गया शारीरिक स्तूप। ठीक है। पारिभौगिक स्तूप क्या है कि उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री, उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री, कि उनके द्वारा क्या क्या उपयोग में लाया जाता था, जैसे उनकी चरण पादुकाएं, उनके वस्त्र, उनका भिक्षा पात्र, वो जिस स्तूप में रखा गया उसको बोलते हैं पारिभौगिक स्तूप। ठीक है। उद्देशिका उस स्तूप कहाँ पे बना? जहाँ जहाँ पे बुद्ध धर्म के प्रसिद्ध लोगों ने भ्रमण किया या जो स्थान जुड़ा हुआ है, भ्रमण किया
या उनके जन्म से जुड़ा, या उनकी मृत्यु से जुड़ा, या फिर जहाँ पे उन्होंने क्या दिए, उपदेश दिए, या जहाँ पे उन्होंने निवास किया। तो ये स्थानों पे जो स्तूप बने उसको उद्देशिका स्तूप बोलते हैं। संकल्पित स्तूप क्या थे? तो संकल्पित स्तूप जो इनके अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने प्रचार और प्रसार के लिए जो स्तूप बनवाए, प्रचार एवं प्रसार के लिए स्तूपों का निर्माण जो करवाया, वो करवाया, तो उन स्तूपों को बोलते हैं संकल्पित स्तूप। अब जैसे अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, तो ऐसा तो नहीं है कि सबसे ज़्यादा उसने शरीर के हर एक अंगों को रखवा दिया हो सकता है उसने सबसे ज़्यादा कौन से स्तूप बनवाए हों, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने लड़के और लड़की को श्रीलंका भेजा और कुछ लोगों को तिब्बत, नेपाल, इन सारी जगहों पे भेजा। तो हो सकता है जहाँ जहाँ पे उसने भेजा हो वहाँ पे उसने कौन से स्तूप बनवाए हों, संकल्पित स्तूप। तो इतिहास की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि सम्राट अशोक ने, हो सकता है कि सर्वाधिक जो स्तूप या सर्वाधिक जिस प्रकार के स्तूप बनवाए हों, वो किस प्रकार के स्तूप बनवाए हों, संकल्पित स्तूप। ठीक है, तो ये सारे आयाम थे स्तूप कला शैली के जिन पे हमने आज चर्चा की। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।